बाबा नहीं बाप, बाप बोलो, वो बाप है हमारा। ये जुमले उस वक्त अप्पू राज ने बोले जब मैं अप्पू राज के साथ उसके एक मोर्चे पे उस्मान पार्क के पास मौजूद था और बाबा लाडला का इंतज़ार कर रहा था। उस वक्त मुलाकात के मैं लियारी उस्मान पार्क के पास पहली दफ़ा सन 2008 में लियारी गया और बाबा लाडला से मुलाकात का मेरा एक टाइम शेड्यूल जो है वो डिसाइड हुआ था। बाबा लाडला ने मुझे उस वक्त तकरीबन कोई सुबह 11 बजे के करीब लियारी बुलाया और क्योंकि मेरी उससे फ़ोन पे बात हो चुकी थी और मुसलसल बातें चल रही थी, लेकिन वो इंटरव्यू के लिए मिलने के लिए किसी तरह से कन्वेंस नहीं हो रहा था। बहरहाल एक दिन आया और वो कन्वेंस हो गया और उसने मुझे उस्मान पार्क के पास सुबह 11 बजे के करीब बुला लिया। जाहिर है उन दिनों हालात लियारी के बहुत ज़्यादा ख़राब थे क्योंकि चीफ ऑपरेशनल कमांडर रहमान डकैत का बाबा लाडला हुआ करता था और उस वक्त अरशद पप्पू जेल में था। जेल में होने की वजह से उसके जो ग्रुप की कमांड थी वो गफ़ार ज़िक्री के पास थी। तो यूँ समझा जाए कि लियारी में उस वक्त दो नए चेहरे जो थे वो गैंग वॉर को चला रहे थे। रहमान डकैत चूँकि सियासी सरगर्मियों में मसरूफ़ हो गया था, सोशल एक्टिविटीज़ में मसरूफ़ हो गया था, इसलिए उसने अपने ग्रुप की कमांड गफ़ार ज़िक्री को दे दी थी, बाबा लाडला को हैंड ओवर कर दी थी। उस सारे ऑपरेशनल मिलिटेंसी के मामलात नूर मोहम्मद और बाबा लाडला चलाता था, जबकि दूसरी तरफ अरशद पप्पू के गैंग को गफ़ार ज़िक्री कमांड किया करता था। वो एक छोटा सा मोहल्ला था अली मोहम्मद महल्ला, जिसको ज़िक्री पाड़ा भी कहा जाता था। वो लियारी के बिल्कुल बीचों बीच उस्मान पार्क के पास हुआ करता था। वो वहाँ से अपना ग्रुप ऑपरेट किया करता था, जबकि बाबा लाडला के पास तकरीबन पूरा लियारी हुआ करता था। उन दिनों क्योंकि रहमान डकैत बहुत ज़्यादा लियारी गैंग वार बहुत ज़्यादा ख़बरों में रहा और काफ़ी सारी चीज़ों पे मैंने न्यूज़ भी कवर करी, उनके ख़िलाफ़ बहुत सारी ख़बरें करी, जिसकी वजह से वो मुझसे काफ़ी नाराज़ थे। कुछ थ्रेड्स भी थे, तो थोड़ा सा डर और खौफ पाया गया था। मतलब इस तरह से था कि जैसे कि मेरी ज़िंदगी में वो एक तरह से हावी हो चुके हैं। मुझे जगह जगह पे ऐसा महसूस होने लगा था कि जैसे वो लोग मुझे मार देंगे। चलते फिरते अगर सिग्नल पे कोई गाड़ी रुकती थी तो मुझे ऐसा महसूस होता था कि मेरे पीछे बंदे भेज दिए गए, कोई गैंग वॉर से आ गया और ये मुझे मार देगा। या इवन कि मैं अगर किसी पार्क में भी बैठा हूँ तो सामने बैठा हुआ शख्स या चलता हुआ शख्स मुझे ऐसा लगता था जैसे कि लियारी से कोई आ गया है और ये मुझे मार देगा। तो बेहतर उस वक्त यही था कि डू एंड डाई वाली पोजीशन थी मेरे लिए। मैंने एक अपनी सोर्स के थ्रू बाबा लाडला का नंबर अरेंज करा, मोबाइल नंबर, और उससे रब्ता करना शुरू करा। शुरू में थोड़ी बहुत बातचीत होना हमारी शुरू हुई। न्यूज़ के हवाले से ही मैंने उसको कन्विंस करा कि जी हमारा काम जो है वो थोड़ा बैलेंस लेके चलना होता है, आपका मौक़िफ़ भी चाहिए होता है। बहरहाल वो आहिस्ता आहिस्ता मुझसे बात करना शुरू हो गया। फिर मैंने उससे मुलाकात, क्योंकि फिर भी थोड़ा सा मामला कॉम्प्लिकेटेड था, कन्फ्यूजन थी कि जी पता नहीं ये मुझे छोड़ेंगे या मार देंगे और इनकी नाराज़गी ख़त्म हुई है या नहीं हुई है। तो बहरहाल एक वक्त ये आया कि मैंने उसको कन्विंस करना शुरू करा कि आप मुलाकात करो, लेकिन वो मुलाकात के लिए किसी हद तक भी राज़ी नहीं हो रहा था। लेकिन बहरहाल एक दिन आया और वो मुझसे मुलाकात के लिए राज़ी हो गया और उससे मुझे मौलवी उस्मान पार्क, जो उस वक्त गैंग वार का इंतहाई शदीद ख़तरनाक स्ट्रॉन्ग होल्ड हुआ करता था, और क्योंकि दोनों इलाके, दोनों ग्रुप्स के जो है वो गैंग वार उसी जगह से शुरू होता था, तो वहाँ पर मुझे बुलाया। और पोजीशन इतनी ख़राब थी उस वक्त लियारी की कि अगर मैं रास्ते में, क्योंकि मैं भी उस वक्त घबराया हुआ था और मैं किसी को भी नहीं बता के गया था कि मैं वहाँ पर जा रहा हूँ, क्योंकि एक तरफ अगर घर में फैमिली में किसी को बताता तो वो तो किसी सूरत मुझे उन हालात में कभी भी नहीं जाने देते, वो भी इनके पास। नॉर्मली लोग उस वक्त कवरेज के लिए लियारी नहीं जाया करते थे किसी भी चीज़ की, मैं तो उनके पास डायरेक्ट जा रहा था। तो एक दोस्त थे मेरे, सहाफ़ी दोस्त हैं और बहुत सीनियर सहाफ़ी हैं, सिर्फ एक वाहिद वो थे जिनको मैंने बताया कि यार मैं ऐसी ऐसी बात है और मैं इस तरह से बाबा लाडला के पास मिलने जा रहा हूँ, और अगर इन केस कुछ ऐसा होता है कि 2-3 घंटे से ज़्यादा का वक्त गुजर जाता है और मेरा और आपका राब्ता नहीं होता तो फिर आप देख लीजिएगा जो भी हो। तो खैर
ऐसा हुआ कि मैं जब उस्मान पार्क जाने लगा तो थोड़ा रास्ते में मैंने जगह जगह लोगों से रोक के पूछना शुरू करा कि जी बताएं यार उस्मान पार्क किस तरफ पड़ता है ना। तो बहुत सारे ऐसे लोग भी मिले कि जो इतने इंतहाई शदीद खौफ के आलम में थे कि अगर मैं उनसे रोक के पूछता था कि भाई बताएं लियारी उस्मान पार्क कहाँ पर है, तो वो मेरी तरफ पलट के देखते भी नहीं थे, जवाब तक देना पसंद नहीं करते थे। इतने यानी ऐसा नहीं था कि वो मुझे मेरी तरफ इंटरेस्ट नहीं था, उनका इंटरेस्ट था, लेकिन वो खौफ के मारे नहीं देखना चाहते थे। और जो चंद आज लोग मिले जिन्होंने रास्ता गाइड किया मुझे, वो पहली बात मुझे ये कहा करते थे कि यार आप वहाँ नहीं जाएं, आपको मार दिया जाएगा, आपको पता नहीं है वहाँ पर क्या हो रहा है। तो मैं इनको बोलता था नहीं यार मैं ज़रा साफ़ी हूँ, मीडिया से आए हूँ और मेरी बातचीत हुई है, मुझे बुलाया गया है। तो इस तरह करके वो मुझे रास्ता गाइड करते रहे और मैं उस्मान पार्क पहुंचा। जब उस्मान पार्क की गली में मैं पहुंचा तो उस वक्त जैसे ही मैं पहुंचा तो पहुंच के मैंने वहां पर बाइक रोकी और बाइक रोक के मैंने बाबा लाडला को कॉल करी कि जी मैं यहाँ गली तक पहुंच गया हूँ। तो बाबा लाडला ने बोला कि तुम यहाँ आगे कोने पे ही आ जाओ, कोने पे ही पार्क है और यहाँ आके जो है हम लोग खड़े हुए हैं यहाँ पर ना, मेरे लड़के लोग जो है वो यहाँ पर खड़े हुए हैं। तो मैंने कहा कि जी ठीक है मैं आ रहा हूँ। अच्छा, इसी दौरान जो है जब जैसे ही मैं वहाँ दोबारा से मोटरसाइकिल स्टार्ट करी और स्टार्ट करके जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करी तो इस दौरान वहाँ पर शदीद फायरिंग का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया और मजबूरन मुझे फ़ौरन बाइक रोकनी पड़ी। और मैंने रोक के जो है वो साइड में खड़ा हुआ, एक छोटी सी दुकान थी वो खुली हुई थी, छपरा टाइप की दुकान थी। तो मैं वहाँ खड़ा हो गया और खड़े होकर मैंने दोबारा उनको फ़ोन करा कि जी मैं यहाँ पर हूँ लेकिन यहाँ तो फायरिंग हो रही है और मैं नहीं आ सकता इस फायरिंग में। तो उन्होंने मुझे ये कहा कि नहीं तुम आ जाओ, मेरे लड़के लोग वहाँ खड़े हुए। और कोने से कुछ 2-3 लड़के आए रोड की तरफ बीच में सेंटर में और उन्होंने मुझे हाथ हिलाया कि आ जाओ मेरा हमारी तरफ ना, हम यहाँ खड़े हुए हैं। तो मैंने बोला यार आप भेजो किसी को ना, शदीद फायरिंग हो रही है। क्योंकि लियारी का मसला ये था कि लियारी में जब फायरिंग होती थी ना तो आपको ये नहीं पता चलता था कि फायरिंग की डायरेक्शन क्या है, कहाँ से गोलियां आ रही है, कहाँ से चल रही है, कहाँ जा रही है, ये आपको आइडिया नहीं होता था। तो बाबा ने बोला कि ठीक है मैं किसी को भेजता हूँ। अब मज़ेदार चीज़ ये हुई कि मैं खड़ा हुई था, इतनी देर में एक पतली सी गली से एक लड़का निकलता है, हाथ में उसके एक बड़ा सा वेपन होता है और बड़ा घबराहट के मारे जो है वो एकदम निकलता है बाहर और पसीना पसीना हो रहा होता है, शलवार कमीज पहना हुआ होता है उसने। और वो मुझे यूं करके देखता है और मैं उसको जैसे ही देखता हूँ तो देखते ही मुझे ये होता है कि यार ये बाबा ने बंदा भेज दिया है, मुझे लेने के लिए आया है। और जैसे ही मैं उसके पास बढ़ता हूँ और उसके पास बढ़ने के बाद कहता हूँ कि चलो यार आओ चले, तो वो एकदम घबराता है और घबरा के मुझे जोर से धक्का देता है पीछे की तरफ और बोलता है तुम कौन हो, क्या है, कहाँ से आया है, किसके पास जा रहा है। तो यहाँ जब वो इस तरह से मेरे से रिएक्शन, उसका जो रिएक्शन था वो जब इस तरह से आया मेरे सामने तो मैं खुद कंफ्यूज हो गया कि यार ये क्या हो गया। मैं तो समझ रहा था कि शायद ये बाबा ने बंदा भेज दिया जो हमारी बात हुई थी, और ये तो शायद कोई और निकला है। अगर बाबा ने भेजा होता तो ये मुझे लेके जाता, मुझे पहचानता भी। लेकिन मसला ये था कि वो भी कंफ्यूज हो गया, मैं भी कंफ्यूज हो गया, क्योंकि मैं उसके लिए स्ट्रेंजर था, वो मेरे लिए स्ट्रेंजर हो गया। तो बहरहाल मेरी समझ में नहीं आया कि अगर मैं उसको ये कहूँ कि जी मैं बाबा लाडला के पास आया हूँ और मीडिया से हूँ और ये गफ़ार ज़िक्री का आदमी निकला तो ये तो मुझे मार देगा। तो इसी दौरान थोड़ा सा मैं भी नर्वस हो गया। नर्वस होने के दौरान मैंने उसको कहा कि ठीक है तुम जाओ यहाँ से, और बस मेरी बात हो गई है, मैं बस आ रहा हूँ, तुम जाओ। उसको पता नहीं क्या हुआ, वो भी क्या समझा और वो चला गया वहाँ से। फिर दोबारा मैंने बाबा लाडला को फ़ोन करा वहाँ से और फिर मैंने कहा कि जी आप किसी को भेजो। तो उसके लड़के थोड़े से आगे आए चलते हुए और फिर मैं उनकी तरफ गया। तो कोने पे जब मैं गया तो वहाँ कोई 100-150 के करीब लोग खड़े हुए थे और एक मुशायरे की शक्ल जो है वो इख्तियार करे हुए थे। और जैसे ही मैं वहाँ पर गया लोगों ने मुझसे मिलना शुरू करा, अपने मसाइल मुझे बताना शुरू करे और उसके बाद एक नारेबाजी का सिलसिला शुरू हो गया। तो मैं समझ गया कि यार मेरा जो प्लान था बाबा लाडला से मिलने का वो तो फ्लॉप हो गया है, क्योंकि मुझे उससे मिलना था, मैं कोई मुजाहरा कवर करने नहीं आया था यहाँ पर।
तो लेकिन बेसिकली उन्होंने मुजाहिरा अरेंज करा। मुजाहिरा अरेंज इसलिए करा कि वो जो समझ रहा था कि यार ये मीडिया से आएंगे और ये हमारे जो मसाइल हैं वो हम इनको बताएंगे और ये जाके कवरेज कर देंगे कि जी लियारी में प्रोटेस्ट है, लियारी के जो ये वाला ग्रुप है इसके ये मसाइल हैं, इनके साथ ये जो है नाइंसाफियाँ हो रही हैं। खैर इतनी देर ही हुई थी कि थोड़ी देर में मुजाहिरा चल रहा था और अभी मैं सोच रहा था कि यार ये तो सारी एक्टिविटी जो है वो हो रही है लेकिन ये मेरे किसी काम की नहीं है। इसी दौरान मैं देखता हूँ कि लोग जो है वो सामने बिल्डिंग की तरफ जो है वो आगे कोई बिल्डिंग थी, घर था, उसी तरफ ऊपर ऊंचाई की तरफ देखना शुरू कर देते हैं। अब इतनी देर में जब तक कि मैं समझता उस जगह को देखना शुरू करता और मैंने भी देखना शुरू करा कि यार ये कहाँ देख रहे हैं, और जितनी देर में मैं देखता मैं समझता कि ये कहाँ देख रहे हैं और क्यों देख रहे हैं, इतनी देर में शदीद फायरिंग का सिलसिला शुरू हो जाता है दोबारा से। यानी कि सामने जो गफ़ार ज़िक्री गैंग था, गफ़ार ज़िक्री गैंग ने जो लोग खड़े हुए थे, मुजाहिरीन थे, वो यकीनन सारे रहमान डकैत बाबा लाडला के लोग थे और उन पे फायरिंग का सिलसिला शुरू कर दिया। जब वहाँ से फायरिंग शुरू हुई तो जो यहाँ लोग थे उनके पास कुछ ऐसे लोग थे जिनके पास वेपन थे, फिर उन्होंने यहाँ से शुरू कर दिया और इस तरह दो बदू फायरिंग का सिलसिला शुरू हो गया। जब इस तरह फायरिंग का सिलसिला शुरू हुआ तो उस वक्त जो आम लोग थे वो भागना शुरू हो गए, कोई इधर भागा कोई इधर भागा। हमारे पास भागने का कोई ऑप्शन नहीं था तो हम दीवार के साथ ही रोड पे खड़े हो गए और कोई 15-20 मिनट के करीब फायरिंग चलती रही है, नॉन स्टॉप फायरिंग चलती रही है। और वक्त में दीवार के साथ खड़ा हुआ, जो मैं पढ़ सकता था मैं पढ़ता रहा और बस इसी इंतज़ार में था कि बस अब तो मैं मारा जाऊंगा, क्योंकि फायरिंग का कुछ अंदाज़ा नहीं हो रहा था। 15-20 मिनट बाद जैसे ही थोड़ी सी फायरिंग थोड़ी सी धीमी होना शुरू हुई तो उसके बिल्कुल बराबर में ही एक दुकान बनी हुई थी कॉर्नर पे ही उस्मान पार्क की तरफ। तो इतना मौका नहीं मिल पा रहा था कि मैं दुकान के अंदर ही चला जाऊं कम से कम। तो बहरहाल 20-15 मिनट बाद जैसे ही फायरिंग थोड़ी सी हल्की हुई तो मैं उस दुकान के अंदर जाने में कामयाब हो गया। जब मैं गया तो 2-4 लोग और ऑलरेडी वहाँ पर मौजूद थे। तो मैंने उनसे जाते ही पूछा, क्योंकि सब मुझे वहाँ जानते थे कि मैं कौन हूँ और कहाँ आया और किसके कहने पर आया हूँ, तो इसलिए मेरा एक तरह से थोड़ा सा प्रोटोकॉल भी मुझे वहाँ पर मिल रहा था और इज्जत भी मिल रही थी। तो मैंने जाते ही सबसे पहले उनसे ये सवाल करा कि यार यहाँ कोई गोली वोली तो नहीं आएगी ना, कोई ख़तरे की बात तो नहीं है ना? तो उसने बोला नहीं साहब, आप बेफिक्र रहें, गोली वोली नहीं आएगी, परेशान नहीं हो, कोई मसला नहीं है, आप सेफ है। तो मेरे एकदम जहन में आया, मैंने और रॉकेट? तो बोला रॉकेट आ जाएगा। तो मैंने यार मैं कैसे सेफ हूँ यहाँ पर ना। फिर मैंने बाबा लाडला को दोबारा फ़ोन करा, मैंने बोला यार इस तरह है ये वो, तो मुझे तो लेकिन आपसे मिलना है, ये तो मैंने कवर कर लिया है। तो मुझे कहा कि यार आपको पता है कि अभी तो यहाँ पर मसला शुरू हो गया और मैं तो मोर्चे पे खड़ा हूँ और इस सूरत में तो मैं इस पोजीशन में तो कभी भी नहीं आ सकता मैं आपके पास, हम फिर कभी मिल लेंगे, आप अभी जो है ये देखो और चले जाओ यहाँ से। मिला नहीं यार मैं नहीं जा सकता, मैं जब जिस मकसद से आया हूँ मेरा मकसद था आपसे मुलाकात करना। तो उसने बोला कि यार ये ज़्यादा इंसिस्ट कर रहा है। काफ़ी थोड़ी बात हुई तो उसके बाद वो खैर राज़ी हो गया। उसने बोला अच्छा ठीक है, मेरे लोग आ रहे हैं आपके पास, वो आपको एक जगह ले जाएंगे, आप वहाँ इंतज़ार करना, मैं आ जाऊँगा। बोला चलो ठीक है। यहाँ फायरिंग का सिलसिला चल ही रहा था। वो 2-3 लड़के आए और वो मुझे पीछे गली में ही ले गए। जब वो पीछे गली में मुझे लेके गए तो उस वक्त एक मकान था, उस मकान के 2nd फ्लोर पे मुझे लेके गए। 2nd फ्लोर पे जब मैं गया तो एक कमरे में मुझे लेके जाया गया और वो कमरा बिल्कुल ऐसा सजा हुआ था जैसे कोई नई शादीशुदा कपल का कोई कमरा था। वो नई शादी हुई हुई, क्योंकि वहाँ पर घर सारे खाली थे। क्योंकि जब लियारी में गैंग वॉर उरूज पे हुआ करता था तो दोनों साइड के जो मकानात होते थे वहाँ के लोग माइग्रेशन कर चुके होते थे, वहाँ से माइग्रेट कर चुके होते थे, क्योंकि गैंग वॉर शुरू हो चुका होता था और तो इसलिए वो मकानात खाली हुआ करते थे। तो मैं भी किसी ऐसे ही मकान में चला गया था उनके साथ। अच्छा उस वक्त यकीनन कुछ लोग नीचे थे, कुछ बाहर थे। एक लड़का मेरे साथ था, अप्पू रास, जो बाबा लाडला गैंग का कारिंदा था, उसको मेरे साथ रखा गया था कि भाई आप इनको रखना। अच्छा मैं अप्पू रास के साथ बैठा रहा, बातें करता रहा, काफ़ी देर हो गई, बाबा आया नहीं। तो काफ़ी देर बाद जो है वो एक हलचल सी महसूस हुई कि सीढ़ियों से कोई चल के आ रहा है। तो मैंने उसको बोला कि यार अप्पू लग रहा है बाबा आ गया है। तो अप्पू मुझे यूं करके देखता है और कहता है कि यार बाबा नहीं बाप, बाप बोलो, बाप है हमारा। मैंने दिल में सोचा तुम्हारा बाप होगा, हमारा बाप तो नहीं है ना।
तो खैर वो बहरहाल वो आया। अच्छा, ये मैं सोच चुका था कि यार जब बाबा आएगा तो उसके साथ करना क्या है, क्योंकि मुझे तो हर तरह से एक ही खौफ था ना कि ये लोग मुझे मारेंगे, और मैं तो खुद मरने के लिए आया हूँ यहाँ पर। एक ही % चांस होगा कि शायद ये मुझे किसी भी बहाने छोड़ दे। तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ थी कि यार मैं इनको किस तरह कन्विंस करूँ, अपनी बातों में घुमाऊँ, कैसे माहौल एक क्रिएट करूँ कि जिसमें ये मेरी बातों में आ जाए किसी तरह। तो जैसे ही बाबा सीढ़ी पे आया, ऊपर 2nd फ्लोर की सीढ़ी पे आया, तो सबसे आगे बाबा था, उसके साथ एक नज़ीर बला हुआ करता था, एक कमांडर उसका राइट हैंड, और एक लेफ्ट हैंड था सिकंदर सिक्कू। बाबा के साथ ये 2 लोग लाजमी हुआ करते थे उस दौर में। तो वो दोनों साथ आए, और साथ आने के बाद जो है जैसे ही वो बाबा आया, तो मैं जैसे ही जो बाबा आया सीढ़ी पे आया, तो मैंने ये सोच के रखा हुआ था कि जैसे ही वो आएगा तो मैं उसको यूं पकड़ लूंगा जाके कि बाबा भाई। मैंने जाके ऐसे इसको गले लगा लिया, वो भी गले मुझसे मिल गया। एक अच्छा माहौल, मुझे अंदाज़ा हुआ कि हाँ यार ये गले मिल लिया, तो इसका मतलब ये कि हालात थोड़े बेहतर है। पहली बात तो ये कि इसने मुझे बुला लिया, दूसरा ये कि ये आ भी गया, तीसरा ये मुझसे गले भी मिल गया। मुझे लगा कि हाँ कुछ चांसेस अभी बचे हैं। फिर वो उसी कमरे में हम लोग गए जिस कमरे में मैं रुका हुआ था, स्टे किया हुआ था। तो अब जब कमरे में हम दाखिल हुए तो बाबा कहे कि आप बैठो, मैं कहूँ कि नहीं बाबा आप बैठो। तो वो एज अ रिस्पेक्ट, एज अ ऑनर मुझे जो है वो मेहमान की हैसियत से जो है वो इज्जत दे रहा था कि नहीं आप बैठो, पहले आप बैठो, आप मेहमान हो हमारे। हमने बोला नहीं, मुझे तो अभी आपको खुश करना है किसी भी तरह से, तो आप बैठो पहले। तो इतनी देर में कोई 5 मिनट की आगे पीछे हमारी यही चलती रही कि आप बैठो आप बैठो। तो मुझे फिर अप्पू रास की एक बात याद आई कि जब मैं अप्पू रास के साथ उस कमरे में दाखिल हुआ तो अप्पू रास ने मुझे ये कहा कि यार बैठ जाओ, ये खिड़की है, इस खिड़की से भी गोली आ जाती है। तो मैं फौरन बैठ गया था। तो यही चीज़ मैंने बाबा पे अप्लाई कर दी कि मतलब बाबा बैठ जाओ, गोली आ जाएगी, फौरन यहाँ से गोली भी आ जाएगी। अच्छा, बाबा भी पुराना आदमी है, रोज का लड़ने वाला आदमी है, लेकिन उस वक्त मेरी बात में ऐसे आया हो कि उसको खुद अंदाजा नहीं, और वो फौरन बैठ गया। जैसे ही वो बैठा मैं भी बैठ गया। मैंने चलो एक मसला तो हल हो गया। खैर इसी तरह बातें होती रही हमारी इधर उधर। वो फिर लाजमी बात है कि वो अपने आप को हर बात में डिफेंड करता रहा कि जी मैं तो यूँ और हम लोग तो यूँ, और हमारे साथ नाइंसाफियाँ होती हैं, हमारे साथ जुल्म होते हैं, और सामने वाले गैंग को सपोर्ट किया जाता है, कुछ इदारों की तरफ से सपोर्ट किया जाता है, इनको असला प्रोवाइड किया जाता है। इवन कि उसने मुझसे जिक्र करा कि यार मेरे पास एक मोबाइल था, उस मोबाइल में मैंने इनकी वीडियो भी बनाई थी कि किस तरह इनको वेपन जो है वो सप्लाई किया जा रहा है, किस तरह इनको सपोर्ट की जा रही है। लेकिन मसला ये हुआ कि वो मोबाइल मेरा जो है ना डैमेज हो गया था। मैंने एक मोबाइल वाले को मेमोरी कार्ड दिया हुआ है कि वो उसको किसी तरह से रिपेयर कर दे। वो रिपेयर हो जाए तो वो फिर जो है वो आ जाता है, तो फिर वो मैं तुम्हें दूंगा। अच्छा, एक और सवाल मेरे जहन में था। इसी तरह उसने कुछ अपने बारे में काफ़ी चीज़ें बताई कि यार मैं पुलिस वाला बनना चाहता था, मैंने पुलिस के लिए अप्लाई भी करा, फिर एक बैंक में मैंने क्लर्क की जॉब भी करी, सारी चीज़ें करी मेरा, लेकिन नहीं हुआ। फिर हालात और वाक़यात में होते होते उसने 90s की दहाई में किस तरह से वो रहमान डकैत के साथ मिला। फिर वो जब गैंग वॉर 2003 में शुरू हुआ तो किस तरह से वो गैंग वॉर का एक अहम हिस्सा बनता गया। फिर जब 2007 के आगे पीछे जब बेनज़ीर ने अपना अनाउंस करा कि जी वो पाकिस्तान आनी है, तो लियारी का बिल्कुल ही एक इन्वायरमेंट चेंज हो चुका था। लोग वहाँ पर नबील गबोल से तंग आ चुके थे। तो प्लान का हिस्सा कुछ इस तरह से था कि रहमान डकैत जो है वो सियासत में आ जाएगा। तो रहमान डकैत का जो फोकस था वो गैंग वॉर से हट के लियारी पॉलिटिक्स में आना शुरू हो गया था। और इसी वजह से जो रहमान था, रहमान ने सारा ऑपरेशनल जितनी भी उनकी एक्टिविटीज़ थी सारी बाबा लाडला के हैंड ओवर कर दी थी। तो इस तरह ये सिलसिला उसका बाबा लाडला के उरूज में आने की जो एक वजह मेन बनी वो ये बनी कि रहमान डकैत पॉलिटिक्स ज्वाइन करने की तरफ जा रहा था इसके लिए। और वो रहमान डकैत से खान भाई जाना शुरू हो गया था। लियारी में अगर उन दिनों आप अगर कुछ जाते होंगे लोग तो वो उस वक्त रहमान डकैत उसको कोई नहीं बोल सकता था, और डकैत के नाम से तो वो वैसे भी चिढ़ खाता था। तो लेकिन उस वक्त सिर्फ एक ही नारा लगता था, खान भाई, और जगह जगह पे बैनर तक लगने लगे थे खान भाई के नाम के, और काफ़ी सारी सोशल एक्टिविटीज़ भी उसकी शुरू हो गई थी। ये मुलाकात मेरी पहली रही और बड़ी अच्छी रही। फिर उसके बाद मैंने उसका पूरा एक इंटरव्यू करा। फिर उसके बाद भी मुलाकातें होती रहीं। लियारी ऑपरेशन जो 10 दिन का चौधरी असलम ने जो ऑपरेशन करा उस वक्त लियारी में 10 दिन का ऑपरेशन,
रेगुलर बेसिस पे मैं वहाँ पर जाता रहा, रोज़ाना की बुनियाद पे जाता रहा, उस ऑपरेशन को कवर करता रहा। इस दौरान भी मेरी जो है वो बाबा लाडला से मुलाकातें होती रही अंदर लियारी के। और एक दफ़ा क्योंकि पुलिस तो जो है वो चील चौक के बाहर मौजूद थी और वो चील चौक तक के ज़्यादा अंदर जा नहीं पा रही थी, वो बस पहली गली थी चील चौक की जो लियारी में एंटर हो पाती थी, वो भी थोड़ा बहुत और वापस आ जाया करती थी। तो चूंकि मेरे कॉन्टैक्ट्स अच्छे थे वहाँ पर लियारी के अंदर गैंग वॉर में, तो मैं उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट करता था और कांटेक्ट करके अंदर गलियों में चला जाया करता था। तो इसी तरह ऑपरेशन के दौरान जब एक दफ़ा मैं लियारी में अंदर दाखिल हो गया, सिंगल लाइन वगैरह का कोई एरिया था, दाखिल होते 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 मैं वहाँ पहुँच गया अकेला। कुछ दोस्त मेरे साथ थे, वो भी आगे पीछे हो गए, मैं अकेला बचा। तो आगे जाते जाते एकदम जो है वो मुझे दिख गया सामने से लियारी में वो बाबा लाडला गली के कोने पे खड़ा हुआ था, और गली के कोने पे खड़ा हुआ पीछे हाथ बांध के बस सिर्फ आसमान की तरफ देख रहा था। पता नहीं वो शायद कोई अंदाज़ा लगा रहा था कि फोर्सेस कहाँ पर है, फायरिंग कहाँ से हो रही है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, अल्लाह जाने, ऐसे ही कुछ वो है। खड़ा हुआ वो मुसलसल आसमान की तरफ देख रहा था। मेरा एटीट्यूड वही था, वही रवैया था, वही मोडस ऑपरेंडी था। मैं वैसे ही गया, बाबा भाई जाके गले लगा दिया। बोला यार वो ऑपरेशन हो रहा है, ये वो फलाना ढमकाना। और मैंने बोला यार चौधरी साहब ने आपके ऊपर जो है कोई 10 लाख रुपए या 5 लाख रुपए का इनाम रख दिया है इस तरह से जिंदा या मुर्दा गिरफ्तारी पे। तो बाबा लाडला ने बोला कि यार मैं इसके ऊपर 50 लाख रुपए का इनाम रखता हूँ। और वो फिर मैंने जाके खबर चलाई गई, एक तरफ चौधरी असलम साहब ने जो है वो 5 लाख या 10 लाख का इनाम लगाया, तो बाबा लाडला ने चौधरी असलम के सर की कीमत जो है वो 50 लाख लगा दी है। तो इस तरह से ये सिलसिला शुरू हुआ। फिर एक और दफ़ा आखिरी मुलाकात हुई। जो आखिरी मुलाकात मेरी बाबा लाडला से हुई वो उज़ैर बलूच की तरफ से जो रमज़ान में अफ्तार डिनर दिया गया था उसमें मुलाकात हुई। और मुलाकात में वही चीज़ आखिरकार बाबा लाडला ने मुझसे कह ही दी, वो ये थी कि यार सिर्फ ये बता कि तेरी ट्रेनिंग किसने करी है, तू जो इतनी बातें करता है और ये बातें करता कैसे, कहाँ से करता है, कैसे करता है, ये ट्रेनिंग किसने करी है ना। मतलब उसको भी शायद ये अंदाज़ा हो चुका था कि यार मैं जो सोच के बैठा हुआ था ये तो बिल्कुल अपोजिट निकला। और उसने मुझे बातों में अपने इतने कन्वेंस करा कि जब चाहे मुझसे मिल भी लेता है, जब चाहे मुझे फ़ोन भी कर लेता है, जब चाहे मुझसे रब्ता भी कर लेता है, जब चाहे कोई ख़बर लेनी हो वो ख़बर भी ले लेता है, और मैं कुछ नहीं कर पाता इसके आगे। तो आखिर वो समझ गया था कि यार ये बातों का शहंशाह है, कोई बातों में इसकी कुछ है जो ये मुझे बेवकूफ़ बनाता है और अपना काम करके चला जाता है।